बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, तो हमने प्रॉब्लम 1 को डिस्कस किया और प्रॉब्लम 2 को डिस्कस किया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमने ये पढ़ा था कि रिकॉग्निशन में हम उसी मसले के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन बनाते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जर्वेशन में हम उस पर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर हाइपोथेसिस में हम एक टेंटेटिव आंसर का एक क्वेश्चन बनाते हैं। वो रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। इसके बाद डिडक्शन में इफ़ और देन का यूज़ होता है कि अगर इस तरह है तो फिर होना चाहिए कि सब में ये मौजूद हो। ओके, तो इनके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर एक्सपेरिमेंट से हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया तो फिर कंक्लूजन निकालेंगे, और अगर वो बिल्कुल करेक्ट हो गई तो इनसे थ्योरी बनेगा, लॉ बनेगा और प्रिंसिपल बनेगा, उसूल बनेगा। ठीक है, और फिर ये ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। तो आप लोग पेज 31 निकाल लें, अपने साथ पेंसिल भी पकड़े। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो थ्योरी क्या है? आप लोग के बुक्स में भी डिफरेंट थ्योरीज होती है जो पब्लिश हुई होती है। ठीक है, तो थ्योरी का मतलब कि हाइपोथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंट से जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उनसे आगे जाके थ्योरी बन जाती है। ठीक है, द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड एट द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर बी रिजेक्टेड। अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया और इनको रिजेक्ट नहीं किया, एक्सपेरिमेंट से अगर हाइपोथेसिस करेक्ट हो गया और इनको रिजेक्ट नहीं किया गया तो इनको थ्योरी कहा जाता है। अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय ग्रेट डील्स ऑफ एविडेंस। थ्योरी को जो है वो बहुत ज़्यादा एविडेंस का मतलब बहुत ज़्यादा सबूतों के साथ इनको सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, थ्योरी का मतलब है कि थ्योरी तब बनती है जब हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। लॉ एंड प्रिंसिपल। अब लॉ और प्रिंसिपल क्या है? इफ अ थ्योरी सर्वाइव अ फुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अगर थ्योरी जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंटल वर्क से जो है वो सपोर्ट हो, मीन्स के एक्सपेरिमेंट से थ्योरी साबित हो कि वाकई ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो फिर इनसे लॉ बन जाता है। थ्योरी में फिर भी कुछ न कुछ चेंजेस की गुंजाइश होती है, लेकिन लॉ में फिर चेंजेस की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। इट बिकम अ लॉ और प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल सेम ही चीज़ है। ठीक है, जिसको हम कानून भी कहते हैं, और कानून जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, थ्योरी में जो है वो चेंजेस हो सकती है, जिस तरह आप लोग की बुक में डिफरेंट लॉज है। ठीक है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। लॉ जो है ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल यकसा होता है और ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है। जिस तरह ग्रेविटी आप लोग पढ़ते हैं कि इनकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसी तरह आप लोग न्यूटन के डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन है, फोर्स की लॉ है। तो ये जो है ये बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये पब्लिश हो गई होती है। ठीक है, ये बिल्कुल कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं होती और यूनिफॉर्म होती है। इट इज़ इररिफ्यूजिबल थ्योरी। जब थ्योरी जो है इररिफ्यूजिबल हो, मीन्स कि इनको रिजेक्ट ना किया जाए। जब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ना किया जाए तो इनसे थ्योरी बन जाती है, और थ्योरी को जब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क सपोर्ट करता है तो इनसे लॉ बन जाती है, और लॉ में चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। जिस तरह हार्डे-वेनबर्ग लॉ है, जिस तरह मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरह इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि इसमें चीज़ें किस तरह इक्वल है। ठीक है, जिस तरह फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, इसी तरह मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के करेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो लॉज जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती। हाइपोथेसिस को अगर एक्सपेरिमेंट सपोर्ट करे तो इनसे थ्योरी बनती है। थ्योरी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जब थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क सपोर्ट करे तो वो लॉ बन जाती है। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप
लोगों का इसी पेज 31 पे है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा का मतलब सिंपल फिगर। जब आप लोग किसी चीज़ का डेटा लेते हैं, ठीक है, आप लोग मैथ्स का जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले तो आप लोग डेटा लेते हैं ना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच इज नेम, तो डेटा नेम्स का भी हो सकता है, डेटा वैल्यूज़ का भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन जो है एंड एक्सपेरिमेंट्स का भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में डेटा किस तरह होगा, आप लोग कह सकते हैं कि आज में इतना टेम्परेचर था, कल इतना था, मीन की वीकली टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं। फिर उनको आप लोग ऑर्गेनाइज करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन या ग्राफ फॉर्म में होगी या टेबल फॉर्म में होगी या फ्लो चार्ट के फॉर्म में होगी, ठीक है। इसी तरह आप लोग डिफरेंट लोगों से नेम्स ले सकते हैं कि इस घर में ये बच्चा पढ़ रहा है, इनका ये नेम है, स्कूल में ये बच्चा है, इनका ये नेम है। तो डेटा जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोग ले सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा भी होती है, क्वांटिटेटिव डेटा भी होती है, फिगर्स में भी डेटा होती है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी होती है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज अ डेटा। फॉर्मुलेट का मतलब जानना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, एंड देन टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट में क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा ये डेटा फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द कलेक्शन बिकॉज ये ज़रूरी है कि डेटा की कलेक्शन में आप लोग जो है वो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर ग्राफ्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। जिस तरह आप लोग पाकिस्तान का मैप देखें तो उसमें आप लोग को डिफरेंट डेटा नज़र आएगा, डिफरेंट सिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। इसी तरह आप लोग डायग्राम के फॉर्म में भी अपना जो है वो डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल की फॉर्म में भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जब ऑब्जर्वेशन करते हैं या मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग टेबल्स बनाते हैं ना कभी कभार, फ्लो चार्ट्स भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो जब हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके लिए आप लोग को डेटा चाहिए। किस तरह का डेटा चाहिए, सपोज मलेरिया का प्रॉब्लम था तो मलेरिया की प्रॉब्लम में हम एक्सपेरिमेंट किस तरह करेंगे। सपोज हमारे पास जो है हाइपोथेसिस ये है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, तो उसमें हम 100 पेशेंट्स को लेंगे या 200 पेशेंट्स को लेंगे। तो इस तरह एक तरह का डेटा बन गया ना हमारे साथ, फिर उनके ब्लड को टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये अलग डेटा हो गया। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले उनके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, ग्राफ की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, मैप की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मुलेट का मतलब है क्रिएटिंग समथिंग, किसी चीज़ का बनाना, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानना। अब डेटा एनालिसिस क्या है, एनालिसिस की सिंपल मीनिंग है किसी चीज़ का जायज़ा लेना, ओके। एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड के आप लोग डिफरेंट फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एक्सपेरिमेंट जो है वो किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव और डिसप्रूव कर सकता है, अगर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हमारे पास हाइपोथेसिस के साथ मैच हो जाए तो उसको हम प्रूफ कर देते हैं, लेकिन अगर मैच ना हो तो उसको डिसप्रूव कर देते हैं। मींस के डेटा एनालिसिस के दौरान जो है हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है ये टेंटेटिव आंसर होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी चेंजेस की गुंजाइश हो सकती है। अगर हम स्टैटिस्टिकल मेथड के एप्लीकेशंस को देख ले तो हमारे पास डेटा जो है माई एप्लीकेशन स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो रेशियो है और प्रोपोर्शन है। तो रेशियो तो आप लोग को पता होगा, आप लोग मैथ्स में भी ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। It is a relation between two numbers a and b is expressed in term of quotient. It is called ratio of one number to the other, or a ratio is a relationship with respect to relative size between two quantities of the same kind. ठीक है, representative of ratio आप लोग इसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं और कॉलम में भी लिख सकते हैं। For example, the ratio of 50 malarial patient and 150 normal people. अब 50 और 150 का रेशियो क्या है, तो आप लोग
यहाँ पे 50 लिख दोगे, फिर दरमियान में रेशो लिख दोगे, फिर 150 मीन्स के एक तरह का डिवीजन है। तो फिर क्या है कि 50 को 150 पे डिवाइड कर दोगे तो एक साइड पे आप लोग का 50, 1 ज़ा 50 और फिर 53 ज़ा 150, तो आप लोग के पास रेशो जो है वो 1:3 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोपोर्शन मीन्स कि ये इक्वल के लिए यूज होता है। प्रोपोर्शन में आप लोग टू क्वांटिटीज को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो है ये प्रोपोर्शन में जो है वो हम दो क्वांटिटीज को इक्वल करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास दो क्वांटिटीज जो है वो किस तरह इक्वल है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाया भी है कि A इंटू बी इक्वल टू C इंटू डी और A इंटू बी इक्वल टू C इंटू डी। तो इनमें हम दो प्रोपोर्शन को इक्वल करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोग को दिया है कि बायोलॉजिस्ट जो है ये जानना चाहते हैं कि अगर क्यूलिक्स को छोड़ दिया जाए 50 स्पैरोस पे तो क्यूलिक जो है वो कितने स्पैरो को इफेक्ट करेगा। इससे पहले उन लोगों की ऑब्जर्वेशन ये थी कि 10 स्पैरो पे जब क्यूलिक्स को छोड़ दिया था तो उसमें 6 जो थे वो क्या हुए थे, इफेक्ट हुए थे। तो अब 50 में कितने होंगे, तो अगर 6 स्पैरोज में 10 स्पैरोज में 6 इफेक्ट हो रहे हैं तो 50 में कितने होंगे। तो यहाँ पर आप लोग के साथ होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो 10 इंटू A इक्वल टू 50 इंटू 6। तो यहाँ पर इस साइड पे 10 को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 लगा देंगे। इस साइड पर भी हम यही जो है फंक्शन करेंगे। ठीक है, 300 इंटू 10 लगा देंगे तो यहाँ पर 10 के साथ क्रॉस हो जाएगा तो A आ जाएगा और यहाँ पर 300 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया कि अगर 10 में 6 इफेक्ट हो रहे हैं तो 50 में 30 होंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स में हम रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं। हमारे साथ रॉ डेटा मीन जो फ्रेश डेटा होता है उनको हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और किसी भी मसले का रिजल्ट निकालते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ मैथमेटिक्स जो मेथड होते हैं वो यूज होते हैं जीन फाइंडिंग में। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी की न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं तो इनको फाइंडिंग के लिए यूज होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स यूनिट से बना है। हमारी बॉडी के हेयर, नेल्स ये सारे प्रोटीन से बने हैं। इसके अलावा प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट के लिए जो है मैथ्स यूज होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर और स्टैटिस्टिकल डेटा को लेते हैं या इस तरह के एनालिसिस करते हैं। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या लेते हैं कि कंप्यूटेशनल या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। हमारे पास नेचर ऑफ डेटा जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, फिगर की फॉर्म में भी हो सकता है और इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, फिगर की फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है। हमारे साथ डेटा दो तरह का होता है, या तो क्वालिटेटिव डेटा होगा या क्वांटिटेटिव डेटा होगा। क्वालिटेटिव डेटा में हम क्वांटिटी को चेक करते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं जिस तरह हाइट है, टेम्परेचर है। क्वालिटेटिव डेटा को हम डिस्क्रिप्शन में लेते हैं, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास ब्यूटी है, कलर है, ठीक है, तो इनको हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास रीजनिंग है। तो रीजनिंग का मतलब ये है कि द एक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ लॉजिकल सेंसिबल वे। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं एक लॉजिकल सेंसिबल तरीके से तो इनको हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। रीजनिंग जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी डेटा की कंक्लूजन यानी नतीजे पर पहुंचते हैं। जाहिरी बात है जब आप लोग किसी चीज़ पे सोचोगे तब आप लोग किसी कंक्लूजन, किसी रिजल्ट पे पहुंचोगे। तो इस रीजनिंग में क्या होता है कि इसमें हम किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की रीजनिंग है, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव।
डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि इसमें हम मूवमेंट करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल में हम कॉमन वाइड स्प्रेड ओवरऑल चीजें काउंट करते हैं और स्पेसिफिक में हम एक स्पेसिफिक चीज, जब आप लोग कहते हैं कि ये सारी फैमिली है तो ये जनरल, लेकिन आप लोग कहते हैं कि इस फैमिली में और किसी बंदे का नाम लेते हैं कि इस फैमिली में सारा है, ठीक है, सना है या अहमद है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग जनरल से स्टार्ट होता है और ये मूव करता है स्पेसिफिक की तरफ और ये हमें किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल बर्ड्स हैव विंग, तो ये जनरल आइडिया है। पिजन इज अ बर्ड, इट हैव विंग, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। पिजन स्पेसिफिक हो गया और ऑल बर्ड जो है ये जनरल आइडिया है, तो इसमें आप लोग जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो हमें क्या कंक्लूड हो गया कि पिजन की विंग्स हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, हम जाते हैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक थिंकिंग से जनरल की तरफ। डिडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं। मूव फ्रॉम स्पेसिफिसिटी मीन के महसूस चीज से जनरल की तरफ जाते हैं, वाइड स्प्रेड आइडिया की तरफ जाते हैं। स्मॉल एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन विल बी गेटर्ड विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इनके लिए स्मॉल एविडेंस चाहिए, लाइक वी आर दैट पिजन हैज विंग्स एंड इट इज अ बर्ड। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पिजन जो है ये क्या है, पिजन हैज विंग, इनकी विंग्स है। ठीक है, तो पिजन जो है ये स्पेसिफिक आइडिया है और बर्ड जो है वो क्या, जनरल आइडिया है। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक सी मूवमेंट करते हैं जनरल की तरफ और डिडक्टिव में हम जनरल सी मूवमेंट करेंगे स्पेसिफिक की तरफ कि ऑल बर्ड्स, तो जनरल, फिर पिजन की बात आ गई तो ये स्पेसिफिक, यहाँ पर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट वी कंक्लूड दैट पिजन इज अ बर्ड हैविंग विंग। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि पिजन बर्ड है और इनके विंग्स है, तो फिर सारे बर्ड्स के विंग्स होने चाहिए। तो रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि किसी चीज पे सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं और इनका पॉसिबल आंसर निकालते हैं, बल्कि पॉसिबल आंसर नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इनका निकालते हैं। तो हमारे पास रीजनिंग दो तरह का है, एक डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है। डिडक्टिव जो है वो एक स्पेसिफिक जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाती है कि ऑल बर्ड, तो ये जनरल आइडिया है। देन पिजन इज अ बर्ड, इट हैव विंग, तो ये स्पेसिफिक आइडिया है। फिर इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं स्पेसिफिक से जनरल की तरफ कि पिजन जो है क्या है, ये स्पेसिफिक है कि इनके विंग्स है, तो फिर सारी बर्ड्स की विंग्स होनी चाहिए। तो ये हमें जो है कंक्लूड करता है किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से हमें जो है वो रिजल्ट बताते हैं रीजनिंग, ठीक है।